अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान ख़ान और मैं आपको खुशामदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो टॉपिक है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आपको पता है कि 1 मार्च 2024 के बाद बहुत से जो एक्टिव फाइलर थे वो लोग नॉन एक्टिव जो हैं वो हो चुके हैं, इनएक्टिव जो हैं वो हो चुके हैं। और उसकी वजह क्या है, वो क्यों हुए और उसका सलूशन क्या है, आज मैं ही आपके साथ डिस्कस करने जाऊँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जी जो टॉपिक का नाम है मेरे वो है सोल्यूशन ऑफ नॉन फाइलर स्टेटस, हाउ टू गेट एक्टिव टैक्स फाइलर स्टेटस। ठीक है जी, सोल्यूशन ऑफ नॉन फाइलर स्टेटस। जिन लोगों का 1 मार्च को इनएक्टिव हो गया नाम वो या वैसे भी लोग अब जो है वो इनएक्टिव हैं और अपने आप को एक्टिव करना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से एक्टिव कर सकते हैं। और जो लोग पहले एक्टिव थे वो 1 मार्च को इनएक्टिव हुए, उसकी क्या वजह थी, ये चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि रीजंस ऑफ बीइंग नॉन फाइलर इन मार्च 2024। जो लोग मार्च में जो है वो नॉन फाइलर हो गए या इनएक्टिव हो गए, यानी पहले वो एक्टिव थे लेकिन मार्च के महीने में स्पेशली 1 मार्च को, क्योंकि एफबीआर की जो लिस्ट अपडेट होती है वो हर साल 29 फेब को होती है, तो अब 29 फेब तक मतलब थी और 1 मार्च को अपडेट हुई, तो लोग जो एक्टिव थे वो इनएक्टिव हो गए। उसकी क्या रीजंस हैं वो हम देखते हैं। उसमें सबसे पहले रीजंस तो आ जाती है जी नॉन सबमिशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न 2023, यानी जिन लोगों ने अपनी 2023 की रिटर्न सबमिट नहीं की पिछले साल, यानी जब जुलाई से एफबीआर ने शुरू किया था और जुलाई से लेकर ऑनवर्ड जिन लोगों ने, जिन कंपनीज ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न 2023 को सबमिट नहीं किया, वो लोग इनएक्टिव हो गए। ठीक है, और इनएक्टिव होने के बाद जब ये एफबीआर ने अपनी लिस्ट अपडेट की, तो फॉर एग्जांपल वो पहले एक्टिव थे 2022 की बेस के ऊपर, लेकिन क्योंकि उन्होंने 2023 जो है वो नहीं की, तो वो 1 मार्च को इनएक्टिव हो गए। ठीक है, पहले रीज़न तो ये है हमारे पास। दूसरी रीज़न ये है कि इफ़ सबमिटेड इनकम टैक्स रिटर्न देन सबमिटेड आफ्टर द ड्यू डेट, यानी जो एफबीआर ने ड्यू डेट दी थी ना इंडिविजुअल्स की 31 अक्टूबर 2023, ये एफबीआर की डेडलाइन थी। जिन लोगों ने 2023 की रिटर्न तो सबमिट की है लेकिन 31 अक्टूबर के बाद की है, तो वो लोग भी इनएक्टिव हो गए। ठीक है, 1 मार्च को, यानी दो इसमें रीजंस आ गई। एक तो वो लोग हो गए जिन लोगों ने अपनी रिटर्न ही सबमिट नहीं की 2023 की, और दूसरी रीज़न ये थी कि जिन लोगों ने रिटर्न सबमिट की लेकिन ड्यू डेट के बाद की, यानी ड्यू डेट के अंदर नहीं की, तो वो लोग भी 1 मार्च को इनएक्टिव हो गए। अब इसका हल क्या है, यानी जो लोग इनएक्टिव हो चुके हैं वो अब कैसे अपने आप को अर्जेंट बेसिस के ऊपर एक्टिव कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि आपके साथ रीजंस भी मैं शेयर करूं और उसका सलूशन क्या है वो भी शेयर करूं। ठीक है, ताकि फिर आप लोग जो हैं उसके हिसाब से जो सर्विसेज आपको रिक्वायर्ड हो उसके लिए आप लोग कांटेक्ट जो है वो कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो ये है, सलूशन इसका ये है कि सबमिशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, यानी जिन लोगों ने 2023 की रिटर्न जो है वो सबमिट नहीं की, वो अपनी रिटर्न सबमिट करें। ठीक है, और अर्जेंट बेसिस पे करें, यानी आजकल में करें अगर अपने आप को एक्टिव देखना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि 2023 की बेस के ऊपर ही लोग अब एक्टिव होंगे। और उसके साथ आपने क्या करना है, उसके साथ आपने ये करना है कि आपको अपना एटीएल चालान जो है वो बना के सबमिट करना पड़ेगा एफबीआर के अंदर। ठीक है, पे एक्टिव टैक्स प्लस चार्जेस, जो कि इंडिविजुअल के केस में जी 1000 रुपीज़ है। ठीक है, एओपी के केस में 10,000 रुपीज़ है और कंपनी के केस में 20,000 रुपीज़ है। यानी आपको जो अपनी रिटर्न है वो भी सबमिट करनी पड़ेगी और साथ साथ आपको अपना एटीएल का जो चालान है वो भी जमा करवाना पड़ेगा। और इंडिविजुअल अगर आप हैं, यानी सैलरी पर्सन हैं या इंडिविजुअल बिजनेस पर्सन हैं, तो 1000 रुपये का चालान बनेगा। अगर आप एओपी हैं यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हैं, उसकी रिटर्न है तो 10,000 रुपीज़ का एटीएल का चालान बनेगा। और अगर आप कंपनी हैं, और कंपनी के केस में जैसे वो प्राइवेट कंपनी या एसएमसी कंपनी होती हैं, उसके केस में 20,000 रुपये का चालान जो है वो आपको रिटर्न के साथ जमा करवाना पड़ेगा एटीएल का, फिर आप एक्टिव होंगे। और जिन लोगों ने अपनी रिटर्न जमा करवा दी थी लेकिन ड्यू डेट के बाद जमा करवाई है, उन्होंने सिर्फ ये चालान पे करना है। ठीक है, और जिन लोगों ने रिटर्न ही सबमिट नहीं की वो रिटर्न भी सबमिट करेंगे और चालान भी जमा करवाएंगे। ये दोनों कामों को करने पड़ेंगे। और जैसे ही आप चालान जमा करवाएंगे 2023 की बेस के ऊपर, आप 1 से 2 घंटे के अंदर एफबीआर की लिस्ट में एक्टिव आ जाएंगे। और
इंडिविजुअल्स जो हैं या कोई भी जो कंपनीज हैं, अगर उन्होंने कोई ट्रांजैक्शंस करनी है तो वो बैंक्स के लिस्ट में या डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के लिस्ट के अंदर मंडे टू मंडे लिस्ट उनकी अपडेट होती है, तो आप मंडे से कोई ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। ठीक है, तो यानी जैसे ही आप चालान जमा करवाएंगे और अपनी रिटर्न भी जमा करवाएंगे, दोनों शायद पूरी करनी होती है, रिटर्न भी जमा करनी होती है और चालान भी जमा करवाना होता है। तो फिर जो है आप एक्टिव हो जाएंगे FBI की लिस्ट में फ़ौरन से, लेकिन इंडिविजुअल के केस के अंदर आप होंगे मंडे टू मंडे। तो ये थी जी आज की एक छोटी सी प्रेजेंटेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो लोग इनएक्टिव हो चुके हैं उन्हें पता हो रीजंस कि क्या हैं। और ये हर साल यही प्रोसीजर होता है, जो लोग अपनी रिटर्न टाइमली जमा नहीं करवाते या ड्यू डेट के बाद जमा करवाते हैं उनको ये सारे प्रोसीजर फेस करना पड़ता है और बाद में उनको लॉस भी होता है अगर वो इसको फॉलो नहीं करते। ठीक है, और ये नोट ज़रूर याद रखिएगा कि ऑलवेज चूज़ प्रोफेशनल कंसल्टेंट टू अवॉइड नोटिस एंड गेट बेस्ट सर्विसेज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग पैसे बचाने के चक्कर में खुद कर रहे होते हैं, या आप कोई मतलब बहुत ही मिनिमम चार्जेस 500-1000 रुपये भी देख रहे होते हैं, तो वो हमेशा लॉस का बाइस बनता है इन फ्यूचर। तो ये थी जी आज की प्रेजेंटेशन। आई होप कि आपने जो है इससे फ़ायदा जो है वो उठाया होगा। ठीक है जी, और मज़ीद जो है इसके बारे में अगर कोई किसी किस्म की कोई इशू होगा, कोई अपडेट होगी, तो आप मुझसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं, और कोई कमेंट वगैरह अगर आप करना चाहें, कोई इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहें, तो वो भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।